नीतीश पर तेजस्वी के तीर, कहा हे राम से जय श्री राम तक पहुंचे नीतीश कुमार, करते हैं यूज एंड थ्रो की राजनीति। नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग, सीएम आवास पर हुई बैठक, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और कई कैबिनेट मंत्री बैठक में हुए शामिल। झारखंड में शराबबंदी के समर्थन में बोली राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा, शराब पीने से लोगों की तबीयत होती है खराब। रघुवर दास से की सूबे में शराब बंद करने की अपील। रांची में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सीके मिश्रा ने सीएम रघुवर से की मुलाकात, बैठक कर स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण योजनाओं की हुई समीक्षा। कहा, देवघर में 2019 में एम्स में ओपीडी सेवा शुरू की जाएगी। पटना में बालू माफियाओं पर शिकंजा, डीआईजी ने चलाया अभियान, खाजे कला से बालू लदे कई ट्रक जब्त, बालू से लदी 10 नाव भी पकड़ी गई। नहाने के दौरान अलग अलग हादसों में 6 बच्चे डूबे, चतरा में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत, तो मधुपुर में भी एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबने से मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम पर यूज एंड थ्रो की राजनीति करने का आरोप लगाया। जब गोधरा में जब दंगा हुआ था, जब ट्रेन में आग लगी थी, तो यही रेल मंत्री थे उस समय, ये क्या बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आगे निकलिए, देश आपको पुकार रहा है। कौन से सेक्युलरिज्म का? गोधरा इतना बड़ा हादसा हुआ, एक बात भी उन्होंने नहीं बोला सेक्युलरिज्म को लेकर के, हादसे को लेकर के। तो कौन सी बात ये सेक्युलरिज्म कर रहे हैं? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद दौड़ाया, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, भाई भाई को लड़ाने का काम किया, जो भाईचारा भंग करने का काम किए, आज उनके साथ ही बैठ गए हैं। हे राम से जय श्री राम में पलटी मार गए हैं। तो ये जवाब कुछ दिन पहले किस बात की श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी को? हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इन्होंने 4 साल बिहार का बर्बाद करने का काम किया, विकास का बर्बाद करने का काम किया बिहार का। 4 साल, 4 सरकारें और मुख्यमंत्री केवल नीतीश कुमार जी। ये तो कुर्सी प्रेम है। 4 साल रहा, इसका वजह कौन था भाई? जिम्मेदार कौन था? क्या बीजेपी इसकी जिम्मेदार थी? 4 बार जो सरकार बना 4 साल में, क्या मांझी जी इसके जिम्मेदार थे? कि आरजेडी इसका जिम्मेदार था या नीतीश कुमार जी जिम्मेदार थे? इनका मतलब 4 बार आत्मा जो है, अंतरात्मा सोया और जागा। कौन सा अंतरात्मा? इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्रेम है। इनको बिहार के विकास की चिंता नहीं है। जितने मंडल के लोग थे एकजुट के साथ लालू जी के साथ खड़े थे, और जब एकजुटता, जब मास लीडर असली लालू जी हैं, उनके साथ असली में मास था। हम 2 उदाहरण देना चाहेंगे। एक उदाहरण, जब पूरा सामाजिक न्याय के और मंडल कमीशन की बात चल रही थी, जब पिछड़े अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति की आवाज को उठाया जा रहा था, उनके अधिकार की जब लड़ाई की जा रही थी, तो यही नीतीश कुमार जी हैं उस मास को चीट कर करके समता पार्टी गठन कर करके भाग गए सामंतियों के साथ। कमंड कौन से सेक्युलरिज्म का? गोधरा इतना बड़ा हादसा हुआ, एक बात भी उन्होंने नहीं बोला सेक्युलरिज्म को लेकर के, हादसे को लेकर के। तो कौन सी बात ये सेक्युलरिज्म कर रहे हैं? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद दौड़ाया, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, भाई भाई को लड़ाने का काम किया, जो भाईचारा भंग करने का काम किए, आज उनके साथ ही बैठ गए हैं। हे राम से जय श्री राम में पलटी मार गए हैं। तो ये जवाब कुछ दिन पहले किस बात की श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी को? 100वां चंपारण का सत्याग्रह मना रहे हैं, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। यहाँ गांधी के जितने भी गांधीवादी लोग थे, विचारक लोग थे, सबको आपने बुलाया, क्या क्या आपने भाषण किया।
और आज उन्हीं लोगों के साथ चले गए जिनके खिलाफ में आपने भाषण करने का काम किया। घटना हुई है, सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे, और जिस दिन हम असेंबली में हम बोल रहे थे तो उस दिन लाइव जो टेलीकास्ट होता है वो विधानसभा से काट दिया गया। क्यों? विरोधियों की बात पूरी देश की जनता ये जानना चाह रही थी कि उस दिन बिहार विधानसभा में क्या हो रहा है। आखिर क्यों जो लाइव टेलीकास्ट जब भी हमेशा होता रहा है, इस बात पर उन्होंने लाइव टेलीकास्ट जो ब्रॉडकास्टिंग होना था वो क्यों काटने का काम किया? हमारे आवाज को क्यों वो जनता तक पहुंचाने नहीं दे रहे? पहले तो कहते थे क्लैरिफाई कीजिए, जनता के बीच जाइए। हमने तो ये भी कहा था कि हम जनता के बीच जाएंगे, लेकिन जब हम हाउस में बोल रहे थे, जब सारी बातें कर रहे थे इस मुद्दे पर, तो हमारी बात को लाइव ब्रॉडकास्टिंग से क्यों काटा गया? ये मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब हम मांगना चाहेंगे और हकीकत बताना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोगों ने पीछे देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं मेरे खिलाफ लिखने का काम कर रहे हैं, और ये जो क्रिटिसिज्म है ये कुछ दिन हमको सुनना पड़ेगा। गलतफहमी में मत रहिएगा मुख्यमंत्री जी, अगर आप सुन रहे हो तो ये जो आपने जो भूल की है, जो पाप किया है, ये क्रिटिसिज्म आपको जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। बिहार की जनता हमेशा आपको कोसने का काम करेगी। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता में मानने वाले लोग, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों ने जो वोट देने का काम किया, जिसकी आपने वोट की डकैती करने का काम किया, ये सवाल आपसे जिंदगी भर बिहार की जनता, नौजवान और देश के लोग आपसे पूछने का काम करेंगे, और आपको जिंदगी भर इन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। बिहार में विकास की गति को बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार के आवास पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में मंत्रियों ने विभागों को लेकर चर्चा की। कि जो गति है वह गति दिखाई पड़ रही है। सभी मंत्री अपने अपने काम में लग गए हैं और विभिन्न विभागों के माध्यम से बिहार की जनता की सेवा का जो भाव इस सरकार का है, उस काम के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से बातचीत की है और हम सब लोग अपने अपने विभाग के काम को गति देने में लग गए। सब मंत्री लोग बैठे थे। हम लोगों ने तय किया है कि विकसित बिहार का सपना साकार करने के लिए मिशन मोड में हम सब लोग काम करेंगे, और यही निर्देश मुख्यमंत्री जी का भी है और सबने निर्णय ही लिया। तो हम लोग 2 दिन में रिव्यू जो किए हैं अपने अपने नगर विकास का हमने किया, तो उस पे बारे में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या और करने से ज़्यादा त्वरित काम होगा, क्योंकि हमें 6 महीना बीता है, 1 साल के अंदर पूरे टारगेट को अचीव करना है। मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से विभाग को चलाना चाहिए, अपने जो अनुभव की जो सारी बातें थी उससे उन्होंने लोगों को अवगत कराया है। तो मुख्य रूप से चूँकि नई मंत्री परिषद का गठन हुआ था और बड़ी संख्या में नए मंत्री हैं, तो जिन मंत्रियों को नया विभाग मिला है उनके अनुभव और उनको एक गाइडलाइन देने के लिए आज का ये बैठक आयोजित की गई थी। आज बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला है विकास करने के लिए, सुशासन स्थापित करने के लिए, विकास की गति बढ़ाने के लिए, साथ निश्चय के संदर्भ में भी उनका मार्गदर्शन मिला है। आईजीआईएमएस के फॉर्म में जिन शब्दों का जिक्र किया है उन शब्दों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उन शब्दों को लेकर सफाई दी। मैंने सुबह भी कहा था, वर्जिन जो है शब्द यह 1983 से आ रहा है। वो एक परफॉर्मा है, एक शेड्यूल फॉर्म है, और वर्जिन का जो मतलब होता है वह होता है कुंवारी, कन्या राशि में जन्म लेने वाली, और ऐसे ही 2-3 शब्द होते हैं। कहीं से जो वर्जिन शब्द का हिंदी शब्द है वो कोई आपत्तिजनक नहीं है। पता नहीं किस मित्र के दिमाग में क्या विषय आया, मीडिया के लोग क्यों इस विषय को उठाए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि एक बार डिक्शनरी में उसका अर्थ पढ़ लेना। मंत्री जी, अनमैरिड और मैरिड से भी तो काम चल सकता था। वर्जिन लिखने से दिक्कत क्या है? नहीं तो वो तो ये आप समझिए, ये 34 वर्षों से यह व्यवस्था इस दिन
पटना के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जीएसटी को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां डिप्टी सीएम सुशील मोदी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, सीजीएसटी के चीफ कमिश्नर, कस्टम के कमिश्नर समेत कई लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सुशील मोदी ने कहा कि जीएसटी में आने वाली परेशानियों को फौरन दूर किया गया है और जीएसटी से वर्तमान में हो रही परेशानियों को भी दूर करेंगे। तो यही कहूँगा आपको कि कठिनाइयों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब ये कोई जीएसटी आपके समर्थन या विरोध करने से वापस नहीं होने वाला। ये जीएसटी की व्यवस्था लागू रहने वाली व्यवस्था और एक राज्य का मामला नहीं, पूरे देश का मामला। इसलिए जो दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, उसको यथासंभव दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आपकी कठिनाइयां वही कठिनाइयां महाराष्ट्र की भी होगी, गुजरात की भी होगी, अन्य अनेक राज्यों की भी होगी। इसलिए कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, और पहले ऐसा अलाउड नहीं था, वैसा क्यों कर दिया गया, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। और देखिए, जो सबसे बड़ा लाभ है इस व्यवस्था का कि ह्यूमन इंटरफेस लगभग समाप्त है। पटना में डीआईजी के नेतृत्व में बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने खाजेकला से कई ट्रक को जब्त किया। वहीं गंगा नदी में बालू से लदे 10 नाव को भी पुलिस ने जब्त किया। बालू माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इस मामले में डीआईजी से बात की हमारे संवाददाता नीरज त्रिपाठी ने। हेलो। पटना सेंट्रल रेंज के डीआईजी खुद गंगा के वेरीफाई करने निकले थे और उसके बाद ही उन्हें कई अवैध बालू लदी नावें दिखती हैं और उसके बाद का नज़ारा आपके सामने किस तरह से वो बीच गंगा नदी के बगल के घाट पर उतर जाते हैं और साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ अवैध बालुओं का जखीरा है और कहीं ना कहीं उसका वेरीफाई कर रहे हैं। डीआईजी साहब खुद यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की चेष्टा करते हैं। सर, आप जब गंगा में उतरे थे कहीं ना कहीं गंगा के प्रोजेक्ट को लेकर, उसके बाद आपकी नज़रें इस पर पड़ी, कितनी शॉकिंग थी सर अवैध बालू का ये? हाँ बिल्कुल, देखिए कम से कम आधा किलोमीटर का जो एरिया है ये गंगा किनारे का, खाजेकला और आलमगंज के बीच में, तो यहाँ पे जो ये सैंड का जमावड़ा नज़र आ रहा है तो ये हमें लग रहा है कि इलीगल है, तो इसको सारा जब्त कर दिया हमने। और 9 बोट लगभग लगी हुई है यहाँ पे, उनको भी जब्त कर दिया है। 2 ट्रैक्टर लगे हुए उनको भी जब्त कर दिया है और हम पता लगा रहे हैं कि कौन इसमें शामिल हैं, कौन अपराधी लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। उनके ऊपर भी हम एफआईआर करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जाहिर सी बात है कि यहाँ दर्जनों की संख्या में नाव लगी है, तो कहीं ना कहीं ये पुराना मामला लग रहा है। काफ़ी दिनों से यहाँ बालू का उत्खनन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकल थाना स्तर के भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, देखिए उत्खनन कहीं और होता होगा, यहाँ पे ये डंपिंग ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा आप देख रहे हैं, तो कहाँ से वो लेके आ रहे थे, कहाँ डंप किया, तो ये पता लगाएंगे और थाना स्तर से भी कोई ढील होगी, कोई दोषी होगा तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करूंगा मैं। सर, एक दूसरा सवाल भी है, आप गंगा के प्रोजेक्ट में भी उतरे थे सर, उसको लेके क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ आगे कर रहे हैं? हाँ, अभी बीच में कई जगह अतिक्रमण था, घाटों पे अतिक्रमण था और इसके अलावा काफ़ी गंदगी थी, उन सब में हमने नोटिस इशू करवा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ जगह पे गंदा पानी जो है वो गंगा के अंदर मिल रहा था, तो उसमें नोटिस इशू करा के उसको हम ब्लॉक करवाएंगे ताकि गंदा कचरा या पानी भी ना उसमें मिल पाए। और कुछ जगह बहुत ज़्यादा गंदगी थी, उसको भी साफ कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि डीआईजी साहब ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से यहाँ पर बालू को डंप किया जा रहा था, उसको लेके भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से गंगा में अवैध पानी या गंदा पानी गिराया जा रहा है, उसको लेके भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन दिव्यांशु के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, पटना। तो केवल गंगा में ही बालू के अवैध खनन करने वालों का बोलबाला नहीं है, बल्कि बेतिया में भी अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में सरकार बदल गई, अंदाज भी बदला। सूबे में हर जगह खनन माफियाओं पर लगाम कसना शुरू किया गया, लेकिन पश्चिमी चंपारण के बेतिया में खनन कारोबारियों की अधिकारियों की मिलीभगत से चांदी कट रही है। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ इलाका, जिसे खनन के मामले में सेंसिटिव जोन कहा जाता है, वहां धड़ल्ले से बालू खनन का काम जारी है। ग्रामीणों की माने तो जान जोखिम में डालकर दिन के उजाले में अवैध बालू खनन के 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को खनन पदाधिकारियों ने पकड़वाया, लेकिन रात के अंधेरे में प्रशासन ने सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ दिया। और ई बालू यहाँ पंडई नदी से निकासी हो रहा है। पंडई नदी, डुमरिया में पड़ता है। नदी का नाम पंडई है, लेकिन डुमरिया में है। ये लोग कभी डुमरिया में खनन करवाते हैं, कभी सिसई में, कभी मंगुराहा में, कभी डोमाठ में। कौन लोग करवाते हैं? यहाँ के ठेकेदार और मुंशी। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार दीपू सिंह है, मुंशी रामचंद्र प्रसाद है, यहाँ बैठे हुए हैं। वैसे तो डीएम ने आदेश पारित कर कहा कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक
सभी बालू घाट बंद रहेंगे और बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। बावजूद इसके अवैध खनन का कारोबार जारी रहा। उसी पे पूरा जो प्रशासन लगा हुआ है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। डीएसपी को, अनुमंडल पदाधिकारी को, थाना को, सबको जो है ताकीद किया गया है इस पे हर हाल में ये रोकना चाहिए। कितना का चालान देते हैं आप? 665 रुपये। तो 1000 रुपये किस मद में लेते हैं? 1000 रुपये कहाँ लेते हैं? 1000 नहीं लेते हैं। और जो रिकॉर्डिंग है उसमें कौन है? अब वो जाने कि कौन रिकॉर्डिंग क्या हम तो। अच्छा, ये अभी बालू जो मिला ये कहाँ से आ रहा है? मुंगरा से लौट हुआ है। सूबे में सरकार के बदलने के बाद भले ही लोगों ने ये उम्मीद पाली हो कि अब माफियाओं पर शिकंजा कसेगा, लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारियों की वजह से माफियाओं पर अंकुश लगा पाना मुश्किल हो रहा है। बेतिया से न्यूज इंडिया के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट। औरंगाबाद सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम पहुंची, जहां मानवाधिकार आयोग की शिकायत के बाद जांच हुई। बताया जा रहा है कि 20 मई 2017 को प्रसव के दौरान एक महिला की HIV पॉजिटिव रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। वहीं जब इस मामले को पीड़ित के परिजनों ने मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाया, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों ने मामले की जांच कर 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। अभी जांच चल रही है और पूरी जांच के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जी, किन मैडम पे ये आरोप लगा है सर? डॉक्टर लालसाद सिंह। रांची में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव CK मिश्रा ने CM रघुवर दास के साथ बैठक की, जहां कई बिंदुओं पर बात हुई। मुख्य सचिव के साथ बैठक कर स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा भी की गई। स्वास्थ्य सचिव ने राज्य सरकार की ओर से कालाजार रोकने के लिए की जा रही पहल को सराहा और कहा कि देवघर में 2019 में एम्स में OPD सेवा शुरू हो जाएगी और अगले साल से 3 नए मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू होगी। होगा कि कुछ समय पूर्व एक विशेष कार्यक्रम भी हम लोग ने लॉन्च किया है, जिसमें जो भी कालाजार से प्रभावित मरीज हैं उनको न केवल उपचार दिया जाएगा, बल्कि उपचार के साथ साथ 1 माह का क्षतिपूर्ति वेतन यानी 6000 रुपये वो भी दिया जा रहा है। और जो भी उन्हें अस्पताल लेके आएंगे उनको भी एक प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 रुपये दी जाती है। तो इन सब इनिशिएटिव्स के माध्यम से हम लोग आशान्वित हैं कि जो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। CBI की विशेष अदालत में पेशी के लिए रांची पहुंचे RJD सुप्रीमो लालू यादव का एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद लालू यादव गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। लालू यादव को गुरुवार सुबह CBI की विशेष कोर्ट में पेश होना है। रघुवर कैबिनेट से झारखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए क्या है मामला। झारखंड कैबिनेट ने सूबे की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2017 को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के तहत यदि किसी व्यक्ति का प्रलोभन, बलपूर्वक या फिर कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तित किया जाता है तो सजा और जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है। ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान तय किया गया है। इस विधेयक में अपराध महिला, नाबालिग या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ हो तो सजा 4 साल और जुर्माने की रकम 1 लाख या फिर दोनों तय की गई है। फैसला मंत्रिपरिषद ने लिया है, जिसमें गृह विभाग के प्रस्ताव, जिसमें झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करता है, लोभ देकर, लालच देकर या कपटपूर्ण तरीके से, तो इस विधेयक के तहत उसको प्रावधान है कि 50,000 रुपये का जुर्माना या 3 साल तक की सजा हो सकती है। और यदि ऐसे वो व्यक्ति यदि महिला या अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हों और उनका धर्म परिवर्तन लोभ देकर और बलपूर्वक करवाया गया है तो उसकी सज़ा 4 साल तक
और 1 साल तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार का ये फैसला अभी धरातल पर उतरा भी नहीं कि विपक्ष ने इस पर सदन से सड़क तक हंगामा करने का ऐलान कर दिया है। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने इसे जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करार दिया। वहीं कांग्रेस ने तो सरकार को ही आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के दुश्मन का तमगा थमा दिया। तो भारत की संविधान का मौलिक अधिकार, नागरिक की जो मौलिक अधिकार है उस पर ही कुठाघात है, उसको ही समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। कि हमारी आज इच्छा होगी कि हम किसी मज़ार में जाएंगे, हमारी इच्छा होगी कि हम कोई गुरुद्वारा में जाएंगे, हमारी इच्छा होगी कोई चर्च में जाएंगे। आप इसको हमें कैसे आप रोक सकते हैं? भारत की संविधान हमें इजाज़त देती है व्यक्ति का, नागरिक का और फंडामेंटल राइट्स को अगर सरकार समाप्त करना चाहती है तो उसके लिए हमारी पार्टी संघर्ष करेगी। उनके पास मुद्दे नहीं है, केवल ये ऐसे ज्वलंत मुद्दे को छेड़छाड़ करता है ताकि समाज में जो नफरत पैदा हो सके। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या जरूरत था अभी बताइए? धर्म परिवर्तन मामला, अगर हम आज अल्पसंख्यक हैं, हम मुस्लिम समाज हैं, अगर मेरा मन करता स्वेच्छा से कहीं हम जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और ज़बरदस्ती अपना जो नाकामी छिपाने के लिए, सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए ऐसे मुद्दे ला रही है, हम बिल्कुल ये विरोध होगा इसका। लेकिन सरकार आपको मर्जी से कोई धर्म अपनाने के लिए रोक नहीं रही है। उनका कहना है कि जबरन धर्म परिवर्तन। कहाँ जबरन हुआ बताइए? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, हमसे डिबेट करे सरकार, कहाँ जबरन हुआ बताइए? विपक्ष के हमले पर बीजेपी ने विपक्ष को मुद्दाहीन बताया। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए जनहित के फैसलों का भी विरोध करने की तैयारी की जा रही है। कोई भी कानून जो है वो किसी समाज को ध्यान में रख के नहीं किया जाता। कानून हमेशा न्यूट्रल होता है और ये कानून भी न्यूट्रल है। इस प्रस्ताव में, जो अभी प्रस्ताव के फॉर्म में है और विधानसभा में जाएगा, उसमें जबरन धर्मांतरण करने पर प्रतिबंध, ये बात कही। तो किसी एक धर्म के बारे में कैसे कही जा सकती है बात? इस राज्य में और अन्य राज्यों में भी कई ऐसे दृष्टांत आपके सामने आए होंगे जब व्यक्तियों का धर्मांतरण किया जाता है और वो जबरन किया जाता है। बहरहाल CNT-SPT एक्ट संशोधन मामले पर विपक्ष के विरोध के बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। शराबबंदी के मसले पर भी सरकार बैकफुट पर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मुद्दे पर किसका पक्ष भारी रहता है। रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। झारखंड कांग्रेस भवन में सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर मधुसूदन मिस्त्री ने बैठक की और झारखंड में DRO से उनकी परेशानियों की जानकारी ली। साथ ही विभिन्न स्तरों पर होने वाले सांगठनिक चुनाव की तारीख भी तय की गई। समय पर चुनाव हो जो कि निर्धारित हो चुका है। हमारे यहाँ 21 अगस्त तक प्राइमरी बूथ के चुनाव हो जाने चाहिए, उसको सुनिश्चित किया है। साथ ही 4 अगस्त तक 21 सितंबर से 4 सितंबर तक 21 अगस्त से 4 सितंबर तक उनने जो BCC का हमारा इलेक्शन है वो हो जाना चाहिए और 5 से 15 सितंबर तक हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के चुनाव सब हो जाएंगे। कि कांग्रेस पार्टी में एक इंटरनल डेमोक्रेसी है और भारतीय जनता पार्टी की तरह मिसकॉल पार्टी नहीं है, सबसे पुरानी पार्टी हमारी है और इसकी गंभीरता इसे समझे जाते हैं। कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के हमारे जो चेयरमैन हैं आदरणीय मधुसूदन मिस्त्री जी, वो आए हैं और DRO से एक करके पूरे फीडबैक ले रहे हैं। जो प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर है, अब जो मंत्री हमारे रहे पूर्व सांसद महंत साहब अभी थे और इन्होंने पूरे प्रमंडल वार उन्होंने भ्रमण किया है, लोगों से मिले हैं। देवघर उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि श्रावणी मेला में 1 अगस्त तक 30 लाख से अधिक कांवरियों ने जलाभिषेक किया है, जिसमें से 2,70,000 से अधिक बाल कांवरियों ने भी बाबा का जलाभिषेक किया। वहीं इस दौरान मंदिर को लगभग 2,86,00,000 से अधिक की आमदनी हुई है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है।
सोमवारियां बीत चुकी हैं और अभी तक कुल मिलाकर 30,07,628 लोगों ने यहाँ पर जलार्पण किया है। मंदिर को विभिन्न स्रोतों से कुल मिलाकर 2,86,00,000 रुपए की आय हुई है। 1 लाख से अधिक कांवरियों ने यहाँ पर उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया है। विभिन्न मदों में 1 करोड़ से अधिक की राशि परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग अथवा बिजली विभाग के द्वारा प्राप्त की गई है। कुल 8 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता रघुवर सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक घेराव करेंगे। CNT-SPT एक्ट में संशोधन, स्थानीय नीति, धर्म परिवर्तन, सरकार द्वारा शराब बिक्री समेत अन्य मुद्दों को लेकर झारखंड कांग्रेस 9 अगस्त को सरकार को घेरेगी। बिल्कुल, देखिए हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से ये विधानसभा घेराव है हम लोगों का, और हम लोग विधानसभा घेरेंगे। जिलों से सभी लोग, कार्यकर्ता लोग भारी संख्या में आ रहे हैं और सरकार जो संशोधन करना चाहती है इस बिल पर। आपको अगर कुछ प्रश्न है तो जब तक आप बात नहीं रखेंगे सदन में तो आपको जवाब कैसे मिलेगा, ये बड़ा बेटर है। रांची में ऑल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन अंसारी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से प्रोजेक्ट भवन में मुलाकात की। मुलाकात में बूचड़खाने के साथ ही लिंचिंग समेत कई मुद्दों पर बात हुई। हमने ये बात भी की, जो पुराने स्लॉटर हाउस हैं उनको जो है ठीक कर दिया जाए, और जब तक नए स्लॉटर हाउस नहीं बनते हैं तो उन्होंने उस बात का भी यकीन दिलाया है कि मैं इसके भी काम करूँगा। बल्कि उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी मीटिंग के अंदर ये तमाम बातें अपने दफ्तर के लोगों को बोल दी है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस बात का मुझे यकीन दिलाया है, हम लोग उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग लाइसेंस के लिए भी बहुत सारे अप्लाई भी कर रखे हैं और अप्लाई करते हैं। और जो स्लॉटर हाउस है पुराने वाले, उनको वो रिनोवेट करना चाहते हैं, मॉडर्नाइज करना। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि में 3 बार फेरबदल किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब सत्र की तिथि में 3 बार परिवर्तन किया गया। संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि TAC की बैठक में CNT-SPT एक्ट संशोधन विधेयक मामले में सत्र को जानकारी दी जाएगी। पिछली बार जब सबसे पहले रखा गया था, उसमें माननीय राज्यपाल ने CNT-SPT का विधेयक लौटाया था। उस विधेयक को पारित कराना था या सहमति प्राप्त करनी थी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, तो TAC की सहमति नहीं हो पाई। तो या तो बिना इस विधेयक पे माननीय राज्यपाल के जो सलाह सुझाव। रांची मोरहाबादी मैदान में कई संगठन के छात्र JPSC में हुई गड़बड़ी और विषय बाध्यता को लेकर चर्चा की। बताया जा रहा है कि झारखंड में इन दिनों दारोगा बहाली, JPSC परीक्षा हो या फिर छात्रों से जुड़ी कई योजनाओं के खिलाफ अब राज्य भर के युवा और छात्र सरकार के खिलाफ आंदोलन और लड़ाई को तैयार हो रहे हैं। हम नहीं भर पा रहे, लगभग 20-25 हज़ार स्टूडेंट लोग नहीं भर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग का पढ़ाई लगभग 6 महीना से हम लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार चाह भी नहीं रही कि हम लोग पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि अर्हता को लेकर के हम लोग सिंगल बेंच में जीते थे, लेकिन डबल बेंच उसको स्टे कर दिया। हम लोग 20,000 से अधिक लड़के जो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी के साथ हिस्ट्री अनिवार्यता रखा है सरकार ने, सो ये गलत है। और सरकार, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बाल बच्चा पढ़ने के लिए धनबाद के बैंक मोड़ थाना इलाके में रिहायशी इलाके में सरकारी शराब की दुकान खुल जाने से स्थानीय दुकानदारों ने विरोध जताया। नाराज स्थानीय महिलाओं ने विरोध कर शराब की दुकान खोलने आए उत्पाद विभाग के कर्मियों को भगा दिया। इस मामले में कई बार DC और सांसद को भी लिखित रूप में जानकारी दी गई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ पे खड़ा होकर हम लोग शराब दुकान के बंदी का विरोध कर रहे हैं, ये इससे 100 गज की दूरी पे गुरुद्वारा है, यहाँ का प्रतिष्ठित शक्ति मंदिर है। और दुर्भाग्य का है कि यहाँ से कुछ ही दूर में हमारे सांसद महोदय जी रहते हैं धनसार के पास, और 2 थाना क्षेत्र, बैंक मोड़ थाना क्षेत्र और ये धनसार थाना क्षेत्र के बीच में। जमशेदपुर का सरकारी अस्पताल इन दिनों दवाओं की किल्लत से जूझ रहा है। इस अस्पताल में बुखार के लिए दी जाने वाली दवा तक उपलब्ध नहीं। इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर के सरकारी अस्पताल में दवा की कमी से मरीज परेशान हैं। इस बारिश के मौसम में तेजी से फैल रहे डायरिया पर लगाए जाने वाला NH और RL सलाइन भी खत्म हो गया है।
जबकि अस्पताल में हर रोज 2 से 3 डायरिया के मरीज भर्ती होते हैं। साथ ही अस्पताल में कोई भी एंटीबायोटिक दवा नहीं है, सभी खत्म हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कोल्हान एकमात्र बड़ा अस्पताल है जहां हर रोज करीब 700 मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। वहीं अस्पताल के उपाधीक्षक का भी मानना है कि अस्पताल में दवा की कमी है और इस सीजन में मरीजों की संख्या भी ज्यादा होती है। अच्छी बात नहीं, दवा है कम है, चूँकि नंबर ऑफ पेशेंट अधिक आ गए हैं इसलिए दवा की कमी हो गई है। इसके लिए आपूर्ति किया जा रहा है। जीएसटी लगने के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा है दवा सप्लाई करने वाले के लिए, इसीलिए अभी स्टॉक में कम है, लेकिन हम लोग उसका उपाय कर रहे हैं, बहुत जल्द हो जाएगा। वहीं अस्पताल में आने वाले मरीजों की माने तो अस्पताल में एक भी दवाई मरीजों को नहीं दी जा रही, जिससे गरीब मरीजों को काफी परेशानी हो रही है और वो बिना दवाई के लौट रहे हैं। गए वहाँ ब्लड बैंक के बगल में, ब्लड बैंक में जाने के बाद जब दिए तो बोलती है कि अब इसको ब्लड टेस्ट कराने होगा। वहाँ से वो नंबर देगा, नंबर हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसके बाद ये दवा आपको मिलेगा। तभी तो पूरा माथा चक्कर लग रहा है। दवा मिला? नहीं मिला। हम लोग आया है जो हम लोग को पैसा नहीं है, हम लोग को गरीब आदमी है, हम लोग रकम उठाता है वही खाता है, काम नहीं है। तो यहाँ इलाज हो पाता है? इलाज गाओ तो जितना होता है हो रहा, नहीं तो जाओ बाहर जाओ। अस्पताल में कोई इंतजाम सही नहीं है, जो भी पेशेंट आता है सबको बाहर लिख के देता है दवाई। हमारा पेशेंट आया, हमको कम से कम 75% दवाई बाहर से लाना पड़ा। खाली यहाँ पे पैरासीटामोल मिलता है, बाकी कुछ उपलब्ध नहीं है। सवाल ये उठता है कि कोल्हान एकमात्र सरकारी अस्पताल अगर दवाई की आपूर्ति नहीं कर पाता है तो ऐसे में गरीब मरीज जाएं तो जाएं कहां? न्यूज इंडिया के लिए जमशेदपुर से लाला जबी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।